अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और ईरान की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया है। साथ ही साथ ईरान ने भी जवाबी तौर पर क्लस्टर बमों से इसराइल पर हमला किया है, लेकिन सदर ट्रंप की जानिब से जो कहा गया था कि मुज़ाकरात को मद्देनज़र रखते हुए ईरान पर 10 दिन के लिए तवानाई तनसीबात को टारगेट नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ईरान को मुसलसल इसराइल की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के लिए सालिस का किरदार अदा करने जा रहा है और अगले 2 रोज़ काफ़ी अहम हैं। कुछ अहम मीटिंग्स होने जा रही हैं, कुछ अहम फैसले इस मीटिंग्स में किए जाएंगे। इस सारे मामले को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे हालिया जंग के तनाजुर में तेल और गैस का बहरान पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बहरान को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ अहम फैसले भी किए हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि तेल और गैस के मुतादिद और नए ज़खायर तलाश कर लिए गए हैं। इन ज़खायर से, इस किल्लत से, इस बहरान से कैसे बचा जाएगा, इस सारे मामले को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इसराइल की जानिब से ईरान पर जो ताज़ा तरीन हमले किए गए हैं उसका जिक्र करेंगे। हमने देखा कि इसराइल ने ईरान की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया है और ईरान ने भी जवाबी तौर पर क्लस्टर बमों की बारिश इसराइल पर कर दी है, जिसके नतीजे में कई अमरीकी फ़ौजी भी हलाक हो चुके हैं और ये भी देखा गया कि दुबई में साहिल और होटल पर हमले किए गए हैं, जिसके नतीजे में अमरीकी फ़ौजियों को हलाक किया गया। ईरान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि जहाँ पे भी अमरीकी फ़ौजी क़याम पज़ीर होंगे उसको अमरीकी तनसीबात समझा जाएगा और हमला किया जाएगा। इस सारे मामले पर बात करते हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, दिफाई तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम मुज़ाकरात के हवाले से तो आपसे बात करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले जो आज के ताज़ा तरीन हमले हुए हैं इसराइल की जानिब से किए गए हैं और हमने देखा कि अमरीकी फ़ौजियों को भी निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से और जंगी जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया है। ईरान की जानिब से अब तक तकरीबन अमरीकी 16 जंगी जहाज़ तबाह करने का दावा किया गया है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? ईरान की ये कितनी बड़ी कामयाबी है अमरीका के जंगी जहाज़ों को निशाना बनाना, इस बारे में बताइएगा। ज़ैनब और इमरान साहब, आपने इनवाइट किया। जी बिल्कुल, बड़ा अनयूजुअल है क्योंकि अमेरिकन खास तौर पर और बहुत सारे दुनिया में तज्ज़े नगार नहीं तवक्को कर रहे थे कि ईरान जो है वो अपनी लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ अमेरिका के किसी जहाज को निशाना बना सकेगा। एक दो नहीं बल्कि वो बहुत ज्यादा दर्जन से ज्यादा कल क्लेम कर रहे हैं। एक बात ये ओवरऑल जो आप बात कर रही हैं, जो इसराइल ने भी हमले किए हैं और फिर ईरान जो जवाब दिया है, वो एक लेटर ऑफ एस्केलेशन के तौर पर मैं देख रहा हूँ कि बढ़ती जा रही है और बढ़ने की 2 वजूहात होती है। आमतौर पर जाहिर है एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुके हैं। एक जो बातचीत हो रही है जिसकी कि अब नेगोशिएशन हो जाएगी या टेबल टॉक होंगे, तो हर फरीक ये कोशिश करता है कि एस्केलेशन का लेवल इतना बढ़ा दिया जाए कि कल को उसको बेहतर बार्गेनिंग चिप मिले, यानी बार्गेनिंग बेहतर पोजीशन, एडवांटेजेस पोजीशन में चाहता है और इतनी दुश्मन पर कॉज करना चाहता है, कॉस्ट बढ़ाना चाहता है कि उसको नेगोशिएशन में अपने लिए आसानी हो, यानी उसको एडवांटेजेस पोजीशन हो। तो ये इजराइल का तो वैसे भी वो शो स्पॉइलर रहा है। इजराइल हमेशा से चाहता है कि ईरान पर इस ज्यादा हद तक डिस्ट्रक्शन की जाए कि अगर किसी तरह सीज फायर हो भी जाए और ईरान की ये बात भी मान ली जाए कि सैंक्शंस उठाई जाए और उसको तेल एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए, तो इजराइल की स्ट्रैटेजी ये है कि उसका मिलिट्री, पॉलिटिकल, सिविल सेटअप, गवर्नेंस इस हद तक तबाह कर दी जाए कि जब ये जंग बंद हो और उसको रिसोर्सेज अवेलेबल हो भी जाएं तो ईरान कई दिहाइयों तक उसकी रिकंस्ट्रक्शन में लगा रहे, एक बेसिक सिविक फैसिलिटीज को पूरा करने में टाइम लगा दे। चिश्ती साहब, ये फरमाइएगा कि एक तो ये कि ईरान की तरफ से कुवैत में जो अमरीकी 6 बहरी जहाज तबाह करने का दावा किया जा रहा है और दूसरा फिर सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा किया और जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि वहाँ पे रिफ्यूलिंग और एयर सपोर्ट फ्लीट को हदफ बनाया गया। तो आप इस सारे मामले को कितना बड़ा नुकसान समझते हैं अमेरिका के लिए? इमरान साहब, एक क्रेडिबिलिटी में मुझे ईरान की इजाफा लगा है कि वो एक ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, इसको हम कहते हैं FPV, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स। ये फर्स्ट पर्सन व्यू ये होता है कि ये वैसे ही होता है कि ये मूविंग आपका CCTV फुटेज आपके पास होस्ट के पास आ रही होती है। अगर ईरान ने लॉन्च किया है FPV ड्रोन तो वो फुटेज भेज रहा होता है कंटिन्यूस जब तक वो तबाह नहीं होता। दूसरे लफ्जों में समझे, एक पायलट की आंख जैसे देखती है उस ड्रोन को, वहां बैठा हुआ कोई पायलट हो, वो वीडियो पीछे आ रही हो। तो अब ईरान जो क्लेम कर रहा है मुझे ज्यादा क्रेडिबल नजर आ रहे हैं क्योंकि FPV ड्रोन इन्होंने इस्तेमाल शुरू किए हैं। ये रूस भी इस्तेमाल कर रहा था यूक्रेन के खिलाफ। ये अपग्रेडेड वर्जन है ये शायद ड्रोन की,
इसका एडवांटेज ये होता है कि आपको एग्जैक्ट पता होता है कि जब वो जा रहा होता है, इस लाइक अ वीडियो जो आपको समझे लाइव आ रही होती है, जब वो हिट करने लगता है तो आपको कंटिन्यूस एंड तक फीडबैक आता है कि किस जहाज को लगा है, कौन से ऑयल स्टोरेज को लगा है, कौन से रनवे पर तबाह हुआ है ये। तो आई थिंक जो डाटा अब ईरान दे रहा है ये ज्यादा क्रेडिबल मुझे लग रहा है। ऑल्दो जाहिर है ट्रेडिशनली आपने देखा कि 1 महीना हो गया तो अमेरिका या उनके एलाइज या फ्रेंडली कंट्रीज या जीसीसी के तमाम ममालिक जिन्होंने बेसेस या स्टेशन दिए हुए हैं वो तो डिनाई करते हैं, और डिनाई करना उनकी मजबूरी इसलिए भी होती है कि जब आप कंफर्म कर देंगे तो एक बॉम्ब डैमेज इंपैक्ट की वेरिफिकेशन आप खुद दे देते हैं। तो ईरान को एक रीएश्योरेंस हो जाती है अपने वेपन यूज करते वक्त कि ये क्योंकि वो मान लिया है तो ये मेरी टेक्निक या ये वेपन्स या ये टाइमिंग्स या ये तरीकाकार जो मैंने अटैक का अपनाया है वो कारगर हुआ है। अच्छा, तो वो सर, एक अपग्रेडेशन हो जाती है टैक्टिक्स में। सर आपने जिन ड्रोन की बात की तो जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका तो ये दावा है कि रूस ईरान को वो ड्रोन दे रहा है। जी, रूस ने पहले जो इस्तेमाल किए हैं ईरान से इंपोर्ट करके, शायद ड्रोन उसने इस्तेमाल किए हैं यूक्रेन के खिलाफ, यूक्रेन ने उसका तोड़ निकाला। फिर रूस ने क्या किया कि उसने वही शायद ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटी जैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूव किया खुद। रूस अब वो वापस एक्सपोर्ट कर रहा है ईरान को। अब ये खबरें आ रही हैं कि ईरान अपने ड्रोन तो इस्तेमाल कर ही रहा है शायद, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ शायद 136 भी ईरान को रूस से मिलना शुरू हो गई है। ये जो नए उसने ड्रोन्स लॉन्च किए हैं जो ज्यादा पिन पॉइंटेड हैं, कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने, क्योंकि जो पहला महीना जिसको कुछ इंटरसेप्ट हो गए 90% हुए, 80% हुए, वो तो डिबेट अलग है, लेकिन शुरू में मिडल ईस्ट में जो एयर डिफेंस था, पैट्रियट थे और उनके जो इंटरसेप्टर थे उन्होंने कर लिया। लेकिन रूस ने शायद ये समझा कि अब क्योंकि उनको पता लग गया है ईरान के एडवर्सरीज को, मुखालिफिन को, कि कैसे रोकना है, तो उसने अपग्रेडेड वर्जन इसकी दे दी है जो ज्यादा कारगर साबित हो रही है। ये मेरी रिसर्च ही करती है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ब्लूमबर्ग ने ये दावा किया है, बल्कि इंकशाफ किया है कि ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी जहाज जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, जबकि 6 अमेरिकी जंगी जहाजों को शदीद नुकसान पहुंचा है। तो सर ये तो पाक भारत जो मार का हक हुआ था, ये तादाद तो उससे भी ज्यादा हो गई है। आप इस पे क्या कहेंगे? पाक भारत में और ईरान में ही फर्क यह है कि हमने 8 1 घंटे में मारे थे और ईरान ने 1 महीने में मारे हैं, तो थोड़ा सा फर्क ये है जो कि अच्छी बात है। चले अब कंपैरिजन आगे लेके चलते हैं। देखिए, ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए अमेरिकन उसके एलाइज के लिए। कुछ दिन 3-4 दिन पहले जो F-35 का क्लेम किया गया तो बहुत सारे मीडिया के दोस्तों ने मुझसे पूछा कि ये तो F-35 तो लैंड कर गया है, इसका मतलब है हमला कामयाब नहीं हुआ इतना। तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ी खबर यह है कि F-35 का वेपन से कांटेक्ट हो जाना, यानी कनेक्ट कर जाना उनका वेपन। उसके बाद डिपेंड करता है कि वेपन कितनी खतरनाक जगह पर हिट हुआ है। अगर टेल पर लगा है, नोज पर लगा है, किसी विंग पर लगा है, तो बाज दफा ऐसा स्ट्रक्चरल डैमेज जो मिसाइल कॉज करता है तो जहाज फ्लाइबल रहता है, डैमेज हो जाता है, उसको मुश्किल से उतारा जा सकता है। तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये नुकसान कम नहीं हुआ, ये नुकसान उतना ही है। वो किस्मत उनकी अच्छी थी कि वो ऐसी जगह डिस्ट्रक्ट किया होगा या डैमेज किया होगा उसने कि वो जहाज लैंड कर पाया। पहली बात तो ये। ईरान जी सर, ठीक सर आप अपनी बात मुकम्मल कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे जो वेपन्स अभी इन्होंने इस्तेमाल किए हैं कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा मानना ये है। और मैं थोड़ी सी टेक्निक पे रोशनी डाल देता हूं ताकि व्यूअर बेहतर समझ पाए ये क्या कर रहा है ईरान। देखिए, जो जहाज स्टेल्थ होता है जिसको हम कहते हैं नजर नहीं आता, 5th जनरेशन है, वो इंप्यूनिटी नहीं होती उसको, यानी वो ये नहीं होता कि 100% फुल प्रूफ है। तरीकाकार हैं। होता क्या है कि अपने रेडिएशन को वो छुपा लेता है, यानी रडार को वापस ट्रांसमिशन नहीं जाने देता। लेकिन एक चीज वो नहीं छुपा सकता, वो है हीट उसके इंजन की। जो F-35 है उसके ऊपर B-135 इंजन लगा हुआ है, प्रैट एंड विटनी अमेरिकन एक कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट इंजन जो इस वक्त दुनिया में है, वो उस पर लगा हुआ है और बड़ा पावरफुल है, उसकी हीट को नहीं छुपा सकते। ईरान ने अब हीट सीकिंग मिसाइल लॉन्च करने शुरू किए हैं। हीट सीकिंग का मतलब ये होता है कि वो हीट को सीक करते हैं, IR सिग्नेचर पर जाते हैं और उसके बाद जब एक लोकेशन पता लग जाती है तो ईरान ने, अभी मुझे कल पता लगा है कि S-400 मिसाइल भी रूस ने उसको दे दिए हैं। S-400 सरफेस टू एयर वो मिसाइल है जिसका 400 का डिजिट मतलब ही ये है कि वो 400 किलोमीटर पे दुश्मन के जहाज को निशाना बनाता है, 600 किलोमीटर पे इंटरसेप्ट करता है और 400 पे फायर हो जाता है और तकरीबन 15,000 से 17,000 किलोमीटर की स्पीड पर दुश्मन के जहाज की तरफ बढ़ता है। ये वही मिसाइल है सरफेस टू एयर जो पाक फिजाइया ने
मई 2025 में दो, एक भुज पर और एक आदमपुर पर तबाह किए थे, जो उनके इंडिया के जो यूनिट तबाह की थी, वही S-400 है। और ये अगर S-400 मिल गए, जो कि मुझे कई दोस्तों ने वेरीफाई किया है, तो ये ऑब्वियसली एक नई टेक्निक या नई डायमेंशन ऐड हो गई है इस जंग के अंदर। बिल्कुल सर, रूस मदद तो फराहम कर रहा है ईरान को, फौजी मदद, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, ड्रोन भी दे रहा है, लेकिन हमने देखा कि जंगी जहाज़ों को निशाना बनाना बहुत बड़ी बात होती है, और जिस तरह से ईरान ने बनाया है ये कहीं ना कहीं अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त है। सर, इस बारे में बताइएगा कि हमने देखा कि आज इसराइल ने जिस तरह से ईरान की तनसीबात को निशाना बनाया है, तवानाई तनसीबात को, क्या लगता है आपको कि इसराइल ने ये जो कुछ किया है अमेरिका की मदद से, या अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका तो मुज़ाकरात की बात कर रहा था, सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात का कहा गया कि तवानाई तनसीबात को निशाना नहीं बनाया जाएगा 10 दिन के लिए, तो सर आपको क्या लगता है इसमें अमेरिकी सदर की मर्जी भी शामिल होगी इसराइल के इस हमले की? ज़ैनब, ये वाहिद जगह है जहां मैं अमेरिकन और इजरायली में कॉन्फ्लिक्ट देख रहा हूं। इजराइल चाहता है कि जब जंग बंद हो, कब भी, जब भी हो, तो मैं इस हद तक ईरान का नुकसान कर चुका हूं, मिलिटरीली भी, इकोनॉमिकली भी, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर भी, पब्लिक फैसिलिटीज भी, कि ईरान को आने वाले वक्तों में बेशक तेल बेचने की इजाजत मिल जाए, सैंक्शन उठ जाए, लेकिन ईरान 3-4 दहाइयों तक अपने मुल्क के रीबिल्ड में लगा रहे, वो चाहता है। जाहिर है बहुत बड़ा मुल्क है ईरान, तकरीबन 75 गुना बड़ा है इजराइल से, पाकिस्तान से ऑलमोस्ट दुगना है, तो साइज देखिए, ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा मुल्क है। अगर इतनी डिस्ट्रक्शन होगी तो कई दिहाइयां लग जाएंगी ईरान को रीबिल्ड करने में। इजराइल की स्ट्रैटेजी ये है कि डिस्ट्रक्शन फिजिकल की जाए। अब अमेरिका का इख्तलाफ क्यों है वो मैं अर्ज कर देता हूं। अमेरिका का इख्तलाफ इसलिए है कि ये जो कोस्ट है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऑपोजिट GCC ममालिक की कोस्ट है, वहां पर इन तमाम मुल्कों को पानी मुहैया करने के लिए, यानी ह्यूमन यूज के लिए पानी करने के लिए समंदर से ट्रांसफर किया जाता है पानी, डीसैलिनेट करके। डीसैलिनेशन के 815 यूनिट लगे हुए हैं GCC के ममालिक की तरफ, समंदर के बिल्कुल साथ। उनके पीछे बिजली घर हैं जिनसे वो चलते हैं। तो ईरान ने थ्रेट किया था 4 दिन पहले कि अगर मेरे बिजली घरों को या पावर स्टेशन को करोगे तो मैं उन पावर स्टेशन पर हमला करूंगा जो आपके लिए पानी कन्वर्ट करते हैं। तो आप जरा विजुलाइज करें कि उन बिजली घरों को अगर वो तबाह कर दे, वाटर डिसैलिनेशन सारी रुक जाएगी, फिर पंपिंग रुक जाएगी इनटू मिडिल ईस्ट पानी की, सादा साफ पानी की। और साफ पानी का मैं स्टोरेज आपको बता देता हूं कि इस वक्त कुवैत जो है वो 90% पानी समंदर का इस्तेमाल करता है डिसैलिनेशन, ओमान 85%, सऊदी अरब 70%, UAE 40%। ये ममालिक की डिपेंडेंसी है पानी की। सिर्फ स्टोरेज UAE के पास तकरीबन 40 दिन की है, सऊदी अरब, ओमान या बाकी तमाम ममालिक के पास स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 4 से 7 दिन की है। तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि एक तकरीबन 10 करोड़ की आबादी जो ऑलमोस्ट मिडिल ईस्ट में डायरेक्टली मुख्तलिफ मुल्कों में रह रही है, वो टारगेट बन जाए और एक और प्रेशर अमेरिका का बिल्ड है। तो अमेरिकी सदर की ये दिलचस्पी है कि इन पर ना अटैक किया जाए ताकि ईरान को एक लेजिटिमेसी ना मिल जाए, लेकिन इजराइल ऑपोजिट सोच रहा है, जो मैंने पहले सवाल के शुरू में कहा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये जो शुमाली कोरिया के किम जोंग उनने ईरान जंग के तनाजुर में अमेरिका को दहशतगर्द रियासत करार दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सारा मामला है, क्या ये अगर ना रुका तो शुमाली कोरिया भी अमेरिका को धमकी देने के बाद इस जंग में हिस्सा बन सकता है? क्योंकि वो तो सीधा कह रहे हैं कि दहशतगर्द रियासत है और इनसे इंतहाई बेरहमी से निपटा जाएगा। देखिए, दुनिया में अगर नॉन डिक्लेयर्ड मुल्क है न्यूक्लियर, इमरान साहब, नॉन डिक्लेयर्ड, तो उसमें न्यूक्लियर मुल्कों में एक इजराइल है और एक कोरिया है, जो नॉर्थ कोरिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई हमला करने की, या आपने कभी थ्रेट भी नहीं सुना होगा अमेरिका, क्योंकि उनको पता है कि वो ऑलमोस्ट सर्टेनली एक न्यूक्लियर पावर है। पहली बात तो ये है। इनडायरेक्टली नॉर्थ कोरिया इस जंग में कंट्रीब्यूट ऑलरेडी कर रहा है। वो ऐसे कर रहा है कि जो ही आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इधर प्रेशर बिल्ड हुआ मिडिल ईस्ट में, उन्होंने यूक्रेन से वेपन्स उठाए और यहां ले आए। प्रेसिडेंट पुतिन इस जंग से बहुत इत्मीनान में है। वो समझते हैं कि मेरे लिए जो मिसाइल आ रहे थे वो तो चले गए मिडिल ईस्ट में, चाहे वो पैट्रियट हो, चाहे टोमाहॉक हो, या कोई और हो, तो ये कंफर्ट जोन हो गया। दूसरी तरफ उन्होंने ऑप्शन अमेरिकन प्रेसिडेंट ये ली थी कि साउथ कोरिया के जो वेपन थे पैट्रियट वगैरह, उनको भी कहा कि इनको डिप्लॉय मिडिल ईस्ट में करो, क्योंकि स्टॉक पाइल कम होता जा रहा था। नॉर्थ कोरिया ने देखे स्मार्ट मूव क्या किया है। जो ही उनको खबर लगी कि ये यहां से वेपन उठा के ले जा रहे हैं, जो कि लगाए ही नॉर्थ कोरिया के खिलाफ गए थे, तो उसने अपने 10 मोस्ट मॉडर्न मिसाइल टेस्ट कर दिए नॉर्थ कोरिया ने। उसने मैसेज दिया कि जनाब आप उठा के ले जाए, मैं तो आपको खतरा नया ऐड कर रहा हूं 10 मिसाइलों की शक्ल में। तो आप देखिए इस तरह डायनेमिक्स मूव करती हैं ताकि वो वापस वेपन ना ले जा सकें, पुल आउट ना कर सके। तो नॉर्थ कोरिया ने ये किया है। लेकिन जो वो कह रहा है दहशतगर्दी, वो तो बहुत अरसे से कहता आया अमेरिका को रोग स्टेट है और बड़ा कुछ कहता है, लेकिन आप देखिए हकीकत भी यही है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट न्यूक्लियर सर्टन है उसका प्रोग्राम।
इसलिए उसको ना कोई हाथ डालता है ना कोई थ्रेट करता है। तो ये डिक्लेरेशन में या आपके पास जितना रिजॉल्व होता है फिर दुनिया आपको उसी से इज्जत करती है। अच्छा सर, आपने नॉन डिक्लेयर जो एटमी मुल्क हैं, ताकतें हैं, उनका जिक्र किया, तो ईरान में भी ये मौजूदा जंग के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ट अप हो रहा है, और जो ख़ास तौर पे वहाँ के सख्त गिर हल्के हैं उनकी तरफ से दबाव बढ़ रहा है कि आप जो है वो एटम बम की तैयारी करें। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में ईरान भी इस तरह का कोई काम कर सकता है? देखिए, दो तरह के प्रेशर हैं इस वक्त। एक अमेरिका का बाहर से तो प्रेशर है ही कि ना बनाए, और जाहिर है अब एक एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन हो गई है, एक सॉवरेनिटी का एक मैटर बन गया, एलिमेंट ऑफ प्राइड हो गया। ईरान का इंटरनल प्रेशर जरूर होगा और वो जरूर लोग चाहेंगे कि हम डिक्लेयर कर दें किसी तरीके से, ताकि आने वाले वक्तों में कोई भी हमारे पुल पर चढ़ ना दौड़े, 6 महीने बाद हमला ना करे, नंबर 1। लेकिन इसका एक बाय प्रोडक्ट ये हो रहा है कि प्रेजेंट स्टेटस पे जो भी जंग की हालत है इस वक्त, ईरान की कैपेबिलिटी है, हालांकि इतना एग्जॉस्ट हो चुका है जंगी तौर पर, लेकिन मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक इस वक्त एक और वजह से परेशान है कि अगर अभी सीज फायर हो गई, ये मेरा मानना है, अगर ये सीज फायर इस वक्त हो गई तो ईरान तो अभी भी इंतहाई पोटेंट और लीथल है उनके लिए, और जाहिर है उसने टेस्ट भी कर लिए वेपन मिडल ईस्ट के जीसीसी ममालिक के खिलाफ। तो आई थिंक ये प्रेशर अमेरिका पर बहुत माउंट हो रहा है जीसीसी और इन अरब मुल्कों की तरफ से कि जनाब एक ईरान को इस हालत में छोड़कर ना जाए कि वो कंटिन्यूड हमारे लिए थ्रेट रहे, यानी एक वेरीफाइड मैकेनिज्म हो जिसके लिए उसकी कैपेसिटी को खत्म किया जा सके। तो आई थिंक तीनों तरफ से प्रेशर है। अमेरिका पे प्रेशर है, उसने कुछ ना कुछ करके दिखाना है, डीआर्म करके, डी न्यूक्लियराइज करके। मिडल ईस्ट के मालिक चाहते हैं कि जितना पोटेंट आज ईरान है और जितनी उसकी झिझक उतर गई है हमारे खिलाफ, उसको कोई अंडू करके जाए। लेकिन जब जंग खत्म हुई तो डेफिनेटली ईरान की लीडरशिप ये सोचेगी कि अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन होते तो ऐसा होता उनके पास पिछले 7-8 महीनों में 2 दफा, तो जवाब होना था कि नहीं। तो आई थिंक उनकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी बजाय कम होने के। अच्छा सर, जीसीसी के हवाले से 2 सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। पहला तो ये कि सऊदी अरब ने यूक्रेन के साथ जो मुआहदा किया है उसको आप किस नजर से देखते हैं, उसका क्या फायदा होगा? इमरान साहब, उसका फायदे से पहले हम देखें कि ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ईरान ने जिस तरीके से शाहिद ड्रोन एक्सपोर्ट किए थे, जो मैं पहले अर्ज कर रहा था, रूस को, और रूस ने फिर उनका ऑब्वियसली इस्तेमाल किया, उनको बेहतर किया इलेक्ट्रॉनिकली, लिथैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉरहेड बेहतर किया और उसकी सर्वाइवेबिलिटी बेहतर की। तो यूक्रेन इफेक्ट हो रहा था, तो यूक्रेन ने उसका काउंटर निकाल लिया, शाहिद ड्रोन का काउंटर निकाल लिया। अब उसका एक एक्सपीरियंस हो गया मैन्युफैक्चरिंग का भी, यूजेज का भी, टेक्नीशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबसे पहले सऊदी अरब ने यह राब्ता किया उनसे, क्योंकि वो बैटल टेस्टेड, बैटल हार्डन और ऑब्वियसली कॉम्बैट प्रूवन उनके पर्सनल है और उन्होंने शाहिद ड्रोन को इंटरसेप्ट भी करना सीख लिया है। तो सऊदी अरब बुनियादी तौर पे यूक्रेन को इसलिए एंगेज कर रहा है कि वो आकर ऐसे ड्रोन यहां लगाएं जो शाहिद ड्रोन का काउंटर कर सके। यूक्रेन को क्या जरूरत पड़ी है? यूक्रेन इस वक्त कैश स्टार्ट मुल्क है, उसके पास पैसे हैं नहीं, अमेरिका का ध्यान अब इस तरफ हो गया है, यूरोपियन यूनियन, नेटो पहले ही बददिल हैं ओवरऑल अमेरिका से, इस खासतौर पर यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल आउट नहीं थे वो इनके साथ। तो एक डिलेमा में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पहले से ही थे, उनको पैसे हर सूरत चाहिए थे, बल्कि वो तो और मिडल ईस्ट मुल्कों को भी ऑफर कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ एंगेजमेंट हो तो हम अपने लोग भी भेजेंगे, ट्रेन भी करेंगे और ये शायद ड्रोन जो ईरान से फायर आपके खिलाफ हो रहे हैं उनको इंटरसेप्ट भी करेंगे। तो आई थिंक इसका ये बैकग्राउंड है। आई थॉट कि उसके बैकग्राउंड से हम लिंक करेंगे तो फिर बेहतर होगा। लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल जो है, जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है कि देखिए सऊदी अरब का मुआहदा तो पाकिस्तान के साथ भी है, और अब मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ है और जिस तरह से देखें अमेरिका को उन्होंने करोड़ों अरबों अमेरिकी डॉलर्स दिए अपनी हिफाजत के लिए, लेकिन अब अमेरिका की वजह से वो निशाना भी बन रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है, यूक्रेन को तो उन्होंने पैसे भी दे दिए, अब पाकिस्तान जो है उसको भी इस सारे मामले में कुछ मिलेगा क्या? ये जीसीसी कंट्रीज जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ भी देखेंगे? पाकिस्तान को आप देखें बैनुल अक़वामी सतह पे तो अल्लाह ताला इज्जत से नवाज रहा है, मुज़ाकरात भी करवा रहा है, पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट पे डायरेक्ट हमले से भी ईरान को रोका हुआ है। तो सारे सिनेरियो में पाकिस्तान जो है उसका आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? इमरान साहब, अच्छा सवाल है, लेकिन इसके लिए मेरी लिमिटेशन या आपकी भी शायद थोड़ी यही हो कि हमें क्योंकि डिफेंस की डिटेल नहीं पता कि क्या एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, नंबर 1। नंबर 2, जाहिर है वो कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से और कंसर्न और ना मुल्कों के दरमियान क्रिएट हो, उसको रखा भी गया, जो कि लॉजिकल बात लगती है, नंबर 2। और जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो बहुत सारे आप जैसे दोस्तों ने मुझे पूछा था टीवी पर कि आपका क्या ख्याल है कि ये एग्रीमेंट का क्या वे फॉरवर्ड है। तो मैंने उनसे कहा था कि ये पीस टाइम में आपको अगर किसी मुल्क के साथ आपका डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी होती है या कॉमन ग्राउंड बनता है, तो पाकिस्तान के पास बैटल प्रूवन फौज है, फोर्सेस हैं, वेपन्स हैं,
ट्रेनिंग है, कॉन्फिडेंस है, हौसला है, सब कुछ है। सऊदी अरब के पास फाइनेंशियल एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, नंबर वन। तो मैंने आज नहीं, जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो उस वक्त कहा था कि ये पीस टाइम में आपको एक डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ये नहीं होता कि खुदा ना खासा सऊदी अरब पर हमला हो तो यहां से F-16 और JF-17 थंडर टेक ऑफ करके रास्ते में पहुंच जाएंगे कि हम आ रहे हैं क्योंकि आप पर हमला हो गया। इस तरह नहीं एग्रीमेंट होते। एग्रीमेंट ये होते हैं कि हम पीस टाइम में कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, हम फिर वॉर प्लान करेंगे, फिर वॉर गेमिंग करेंगे और जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे इन द लाइट ऑफ डेवलप्ड जो एसेट आप डेवलप करते हैं। यानी आप वेपन्स ऐड करते हैं, आप जहाज ऐड करते हैं, सबमरीन ऐड करते हैं, ग्राउंड के मोटर्स और दो पेन प्रिसीजन करते। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये गलत इंप्रेशन है कि जनाब ये एकदम हमला होता है तो इसका मतलब जहाज हवा में होने चाहिए उस वक्त हम मदद करने के लिए। ये आपको पीस टाइम में डेवलप करना पड़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है और आपको एक किस्म का फोर्स गोल सेट करने पड़ते हैं कि पहले हमारे पास इतने जहाज थे, इतने सबमरीन, इतने टैंक, अगर जरूरत पड़ी तो हम ऐड ऑन कर रहे हैं वैल्यू। उसके लिए मेरा ख्याल है अभी 5-6 महीने जितने पहले एग्रीमेंट हुआ है, एक तो टाइम शॉर्ट था और दूसरा हमारे पास डिटेल्स नहीं है कि किस तरह का अंडरस्टैंडिंग है फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी इमरान साहब जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान मीडिएशन का किरदार अदा करने जा रहा है, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आया ईरान और अमेरिका के दरमियान एक ब्रिज का काम करेगा या पाकिस्तान भी अपनी तजावीज़ पेश करेगा इस सारे मामले पर? आपकी क्या राय है? ज़ैनब, जो मीडिएट करता है ना, सबसे पहले तो ये ऑनर होता है उसके लिए कि उसने एक पहला बहुत बड़ा मरहला अचीव कर लिया कि जिसके ऊपर उसको एक क्रेडिबिलिटी मिली। और आपने सवाल तो नहीं किया, लेकिन मैं क्योंकि रात को पढ़ रहा था आज कुछ बात करने के लिए कि ये क्या बात, इस मौजू पर क्या किया जाए, तो मैं खुद अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ कि जयशंकर ने परसों जो कल बयान दिया वो बहुत ही अनपार्लियामेंट्री था। इससे ज्यादा मैं लफ्ज नहीं बोलना चाहता कोई साहब, लेकिन मैं हैरान हुआ जब उन्होंने ये लफ्ज बोला कि इंडिया नहीं करता। तो मैंने फिर जनवरी 2025, सिर्फ 15 महीने पहले जयशंकर साहब का एक बयान निकाला, अगर कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। उन्होंने 1.25 साल पहले कहा था कि यूक्रेन और रूस के दरमियान और इजराइल और ईरान के दरमियान अगर कोई मुज़ाकरात कराने में दुनिया का सबसे सूटेबल मुल्क है तो वो इंडिया है। अब मैं कुछ नहीं कहता कि ये क्या था 1.25 साल पहले, और ये उस वक्त है जब जून वाली जंग नहीं हुई थी ईरान और इजराइल के दरमियान, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उस वक्त तो इंडिया मोस्ट रेलेवेंट था, यूक्रेन रशिया के लिए भी और ईरान इजराइल के लिए भी। तो 1.25 साल में जब पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान कैसे डिस्क्वालीफाई कर गया इसमें। अब आते हैं आपके सवाल पे। आई थॉट मैं ये जरा क्लैरिटी करनी है, आपके व्यूअर्स इत्मीनान में हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानी कल से मैं जहां जाता हूं वो ये कहते हैं जी ये देखे कितना फजूल बयान दिया। तो मैंने कहा चले मैं थोड़ी रिसर्च करता हूं कि यही जयशंकर साहब ने क्या कहा था। ये वेरीफाइड है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। दूसरा जो आप कह रही हैं, जब मुज़ाकरात होते हैं ये ऑनर की बात होती है, इसका मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी है, इसकी मतलब है आपके रेलेवेंस है। मुज़ाकरात खुदा ना खास्ता नाकाम भी हो जाएं तो पाकिस्तान को एक बहुत अपग्रेडेड स्ट्रक्चर हासिल हो जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर कर लें, जो मुल्क होस्ट करता है वो डिक्टेशन की पोजीशन पे तो नहीं होता, लेकिन वो एक दूसरा अपना फ्रेंडली ताल्लुकात, ब्रदरली एटमॉस्फेयर, कॉर्डली रिलेशनशिप हिस्ट्री को रखते हुए वो एक दूसरे को जाहिर है कॉम्प्रोमाइजेस पर जरूर राग़िब करता है। आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। और इसीलिए आपने देखा कि अमेरिका और ईरान ने बड़ी सख्त शराइत रखी है अपनी अपनी, वो शराइत रखी जाती हैं। मेरे लिए कोई मायूसी का उसमें मुझे एलिमेंट नजर नहीं आता कि इतनी सख्त है तो ये तो नॉन स्टार्टर है। कल से मीडिया बहुत सारा कह रहा है कि ये तो जी मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, मुज़ाकरात होंगे जब भी तो ये टेबल पर विड्रॉ करने के लिए रखी जाती हैं। आप घर बेचना चाहते हैं, गाड़ी बेचना चाहते हैं, आप कीमत ज्यादा मांगते हैं और दिल में आपको पता होता है कि यहां तक मैंने बेच देना है। बिल्कुल नेगोशिएशन इस तरह होती है कि जब आप बार्गेनिंग करते हैं फिर आप कहते हैं मैं ये शिक निकाल देता हूं, आप वो निकाल दे। पाकिस्तान का एक एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे कंफर्टेबल रिलेशन में है, अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी, मिडल ईस्ट के साथ। एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज, आखिरी जुमले के तौर पे मैं इस सवाल के जवाब में कहूंगा कि पाकिस्तान को जो मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होगा वो इनडायरेक्टली इजराइल को होगा। आई होप एंड प्रे कि अमेरिकी सदर जो पहले वन वे सुनते आए हैं नेतन्याहू की, अब टू वे कर सकें और प्रेसिडेंट ट्रंप उनको समझा सकें इजराइल को कि ये अगर मैंने कोई बात पे एग्रीमेंट किया है तो वो भी एग्री करें। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि नेतन्याहू ने कल बयान दिया है कि इस एग्रीमेंट के दौरान अगर कोई भी शिक ऐसी हुई जो हमारी इंटरेस्ट के खिलाफ हुई तो हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे। ये खतरे की घंटी है। लेकिन सर एक आखिरी जो है उस पर थोड़ा सा मुख्तसर सा बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसीलिए जेडी वेंस को ये टारगेट दिया है ताकि वो जो है समझे जाते हैं कि वो इसराइल के उस तरह से दबाव में भी नहीं आते। जी, ये तो मेरा ख्याल है ये मीडिया की तरफ से रिपोर्टिंग है। जाहिर है हम ऑफिशियली तो नहीं वो डिक्लेयर करते, लेकिन यही सुना गया जैसे आप कह रहे हैं। ऐसी मेरी भी ओपिनियन बनी है अभी तक कि वो निस्बतन ज्यादा प्रैग्मेटिक हैं या ज्यादा प्रैक्टिकल हैं इंस्टेड ऑफ बायस होने के ज्यादा, तो शायद वो बेहतर कैंडिडेट हो, मेरा भी ये ख्याल है।
ठीक है खालिद चिश्ती साहब, बहुत के वक्त का इस सारे मामले पर आप हमें बता रहे थे कि आने वाले टाइम में मुमकिन हालात क्या बनेंगे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, पाकिस्तान ने मशरक़ वस्ता में पायदार अमन की बहाली के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान सालिस का रोल प्ले करने जा रहा है अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने के लिए। कल एक अहम इजलास होने जा रहा है, ये 2 दिन तकरीबन ये इजलास जारी रहेगा और किस तरह से ये सूदमंद साबित होगा, ये तमाम तर मामला इमरान साहब आपसे डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। ज़ाहिर आप इन तमाम तर चीज़ों को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। क्या लगता है अब पाकिस्तान ने जिस तरह से सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसहाक डार साहब अब इन तमाम तर मामलात को देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? क्या कामयाब हो जाएगा पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में जंग रुकवाने के मामले पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये ज़ैनब कि पाकिस्तान जो है उसको आप इस तनाजुर में देखें कि सारी इस सिनेरियो में पाकिस्तान का रोल क्या है। तो पाकिस्तान का रोल आपको पूरी दुनिया में इस वक्त अगर इस जंग में सबसे अच्छा किसी मुल्क का रोल है तो वो पाकिस्तान का है। और उसमें आप वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ हों या फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हों, आप उनके किरदार को जो है ना इस वक्त अगर ना सराहें तो ये बड़ी सरासर ज़्यादती होगी। फील्ड मार्शल खुद आप देखें कितनी दफ़ा वो सऊदीया गए हैं, सऊदी अरब के साथ उनके राब्ते, फिर मिडल ईस्ट में, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बराह रास्त उन्होंने राब्ते अपने बहाल रखे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात पे कायल करता कि जनाब आप जो है सारी सूरत हाल से बचने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि मुज़ाकरात ही उसका हल है और पाकिस्तान को फिर इस तरह से पेश करना कि जिससे पाकिस्तान जो मेज़बान है। अब आप ये देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी में जो सालिसी का किरदार अदा किया है वो जो जितनी तेज़ कोशिशें की हैं वो काबिल सताइश है। और वो न्यूयॉर्क टाइम्स या मगरबी मीडिया जो है इस वक्त खुद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ और फिर इसहाक डार साहब जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं और वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उनके रोल की बड़ी तारीफ़ कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बार फिर इज्जत से नवाजा है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ ना सिर्फ खड़ा है बल्कि इस पूरे मामले में ये जंग रुकवाने में पाकिस्तान जो है वही जो है ना वो आप देखेंगे कि सबसे अहम रोल उसी का। इमरान साहब, ज़ाहिर है मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी वो तो बात की बात है, पाकिस्तान एक सालिस का रोल प्ले कर रहा है, ये बहुत बहुत बड़े एजाज़ की बात है। लेकिन ये जो अब सिचुएशन बन चुकी है, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की मुबस्सिरीन की राय भी मिल रही है। हमने देखा कि मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा है कि ग्रेटर इसराइल का मनसूबा जो है उसको तक़वियत देने के लिए इसी वजह से ये जंग शुरू की गई थी, लेकिन जंग में ईरान को बरतरी हासिल हुई है। इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर चुका है। नेतन्याहू की जंग है जिसमें ट्रंप को घसीटा जा रहा है, ये भी रिपोर्ट्स सामने आई हैं। तो आपको क्या लगता है कि नेतन्याहू अब इस जंग में नाकाम नज़र आ रहा है और आपको भी यही लगता है ग्रेटर इसराइल मंसूबे को लेकर इसराइल ने अमेरिका से ये जंग शुरू करवाई है? देखिए, इसराइल जो है उसका किरदार तो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं वो देखें एक बड़े ही तजर्बाकार और सीनियर सियासतदान भी हैं और वो खारजा अमूर के माहिर भी हैं। अब मामला ये है कि आप अगर मुशाहिद साहब की बात देखें तो मैं समझता हूँ कि हर ज़ेशुर आदमी इस बात पे मुत्तफिक है कि अमेरिका की तो जंग है ही नहीं। अमेरिका को तो प्रेसिडेंट ट्रंप की शख्सियत जो है वो सब उनके बारे में पता है और फिर जूश लॉबी जिस तरह से काम करती है। नेतन्याहू ने तो यही सबजबाग दिखाए थे। अब देखें, ये मैं और आप नहीं कह रहे, अमेरिकी मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि और प्रेसिडेंट ट्रंप और मार्को रूबियो ने कहा है कि जी आप तो कहते थे 2 दिन में जंग ख़त्म हो जाएगी, तो अब ये क्या सूरत हाल है। और फिर नेतन्याहू की नाकामी का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि खुद अमेरिकी नायब सदर जो हैं जेडी वेंस, उन्होंने कहा है कि आपने प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है वो गुमराह किया। फिर उसके अलावा आप ये देखें कि अब नेतन्याहू की पोजीशन ये है कि उनके जो मोसाद के चीफ हैं उनके साथ उनके इख्तलाफात हैं, यानी उनकी जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका सरबराह और नेतन्याहू अब आपस में एक पेज पे नहीं है। फिर मेयर, इसराइल के एक शहर के मेयर आपने देखा, पूरे मीडिया ने दिखाया कि बेचारे रो पड़े। वो रो के कह रहे हैं कि आपने एक शहर पूरा ख़त्म हो गया, आप ये जंग हार चुके हैं, आपने पूरे मुल्क को जो है ना वो ज़लील और रुसवा करा दिया। तो यानी मामला ये है कि इस वक्त खुद इसराइल के अंदर भी
जो है वो सुबह की जलालत और बिल्कुल तनाव बढ़ता जा रहा है। हाँ मुसाद के अब सरबराह की बात करे थे इमरान साहब, हमने देखा कल इजरायली आर्मी चीफ के बयान भी सामने आ रहे थे कि उन्होंने रेड फ्लैग दिखा दिया कि हमारे पास फौजी नहीं है और इस जंग को खत्म करवाना चाहिए। तो आपको भी लगता है कि इमरान साहब अब सदर ट्रंप के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर आ रहा है? अमेरिका के अंदर मैंने देखा कि अमेरिकी टीवी चैनल पर एक सर्वे चला जिसमें 59% लोग जो हैं वो सदर ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन नजर आए। तो इसका मतलब है यही सारा प्रेशर है जो इकट्ठा होकर सदर ट्रंप पर आ रहा है और वो चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब। प्रेसिडेंट ट्रंप पे दो तरह के प्रेशर है। एक तो है उनका इंटरनल प्रेशर, दूसरा उनका है एक्सटर्नल प्रेशर। देखें पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त उन पे थू थू कर रही है कि अमेरिका जो है वो सिर्फ इसराइल की मोहब्बत में उसने किस तरह से उनका साथ दिया, और इतनी इस तरह की बमबारी तो आपने देखा कि दुनिया में इसकी मिसाल कम मिलती है। मिडिल ईस्ट पूरा जो कि बगल बच्चा समझा जाता था अमेरिका का, वो बेचारी सारी सूरत में अलग से परेशान है और वो कोस रहे हैं अमेरिका को कि आपकी वजह से देखिए हमने आपको अरबों खरबों डॉलर भी दिए और आपकी वजह से हमें निशाना भी बनाया जा रहा है। उसके बाद आप देखें कि अमेरिकी अवाम जो है वो भी इस वक्त सख्त नाला नजर हैं, और अमेरिका में इस हवाले से आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप और फिर डेमोक्रेट्स जो हैं उस इशू पे इंतहाई जो है वो बिल्कुल आप ये समझ लें कि प्रेसिडेंट ट्रंप के मुखालिफ खड़े हैं और वो ये कहते हैं कि आप मुल्क को तबाही के दाने पे ले हैं। इस सारी सूरत हाल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसीलिए जेडी वैंस जो नायब सदर है उनको ये टारगेट दिया है कि आप ये जंग बंदी जो है ये करवाएं और इस मामले को देखें, क्योंकि जेडी वैंस पहले भी इस जंग के हक में नहीं थे। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें आप ये देख लें कि किसी को भी ये तवक्को नहीं थी। अमरीकी सदर खुद कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की तवक्को नहीं थी कि अमेरिका के जो खलीफ हैं वो ईरान उन पे खलीजी ममालिक पे इस तरह से हमले करेगा। बिल्कुल ईरान की ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया सदर ट्रंप ने और नेतन्याहू ने, और अब जो नतायज उतना पड़ रहे हैं वो उन्हीं की अपनी ये गलती है। नाजरीन अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्क में तेल और गैस का ज़ख़ीरा तसल्ली बख्श करार, नए ज़खायर दरियाफ्त, बहरान पैदा नहीं होगा। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। हालिया जंग के तनाजुर में तेल और गैस के बहरान से निपटने के लिए कुछ अहम फैसले किए जा रहे हैं और इस सारे मामले पर बात करते हैं। अब्दुल हनान ग्लोबल माइनिंग एंड मिनरल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हनान साहब शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, हमने देखा कि तेल और गैस के ज़खायर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और मज़ीद ज़खायर भी दरियाफ़्त हो रहे हैं, और जो एक खदशा सामने आ रहा है कि तेल और गैस के बहरान का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है आगे जाके, तो ये जो ज़खायर दरियाफ़्त हो रहे हैं क्या इससे फ़ायदा लिया जा सकेगा फ्यूचर में? बिल्कुल, थैंक यू ज़ैनब। देखें ये जो छोटी छोटी डिस्कवरीज आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस की, अभी कोहाट में OGDCL ने डिस्कवरी की, MOL की डिस्कवरी है, बिलिटेंग वेल है, और सुबह सिंध में खैरपुर में डिस्कवरी है, फिर माड़ी एनर्जीज का वेल है उसमें गैस और तेल की डिस्कवरी है। तो ये जो छोटी छोटी डिस्कवरीज हैं ये बेसिकली ऐड ऑन करती हैं उन तमाम चीज़ों को जो कि हमारी डेली नीड्स हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के एक मेजर डेफिसिट है वो तो अभी हम मीट नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जो डिस्कवरीज हैं क्योंकि मैं बताता चलता हूँ, गुज़श्ता 1 साल से जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं इन्होंने अपनी जो इंडिजीनियस रिसोर्सेज हैं उसको बहुत फास्ट ट्रैक कर दिए हुए, नई से नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आ रहे हैं। और एक वेल जो पोसाकी है अभी सिंध में डिस्कवर हुआ है, ये हॉरिजेंटल वेल है जिसको हम जियोलॉजिकली जियोस्ट्रीम कहते हैं, जिसमें बिल्कुल एक ऑप्टिमम डेप्थ पे जाके मैक्सिमम डिस्कवरी को ऑप्टिमाइज किया गया है। लेकिन अभी हम जो नेशनल डेफिसिट है उसमें तो काफ़ी पीछे हैं, लेकिन अगर इसी तरह हम आने वाले वक्तों में जो DGBC ने नए ब्लॉक ऑक्शन किए हैं उनमें मिल के काम करें तो हम इन आने वाले ज़खायर को मीटअप कर सकते हैं आने वाले दौर के अंदर। अब्दुल हनान साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने कोहाट का जिक्र किया या सिंध का जिक्र किया, तो अब कोहाट में जो कुआं ये दरियाफ्त हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है इस हीरे से कि योमिया 2 करोड़ 65 लाख क्यूबिक फुट गैस हासिल होगी। तो ये ज़रा थोड़ा सा आम हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको समझा दें कि ये 2 करोड़ 65 लाख पढ़ने में सुनने में तो काफ़ी नज़र आती है। हम ये नहीं कहते कि पूरा एक दिन में ये सारा सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता ही वो कहते हैं कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। लेकिन क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि 2-4 साल में हम इस हद तक पहुंच जाएं कि पाकिस्तान जो है वो अगर खुद कफील ना हो तो कम से कम उसका इंपोर्ट बिल काफ़ी हद तक कम हो जाए?
बिल्कुल यकूब साहब, इसमें सबसे ज़रूरी बात ये होती है, जब भी कोई नया वेल ड्रिल होता है ना, उस वक्त गैस और ऑयल का प्रेशर बहुत फास्ट होता है। तो जो इनिशियल हमें फीडबैक मिलता है ना, उसमें ये अज्यूम होता है कि ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। लेकिन जैसे जैसे हम उस वेल को पंक्चर करते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो उसका प्रेशर डिक्लाइन होता है और एक फेज के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। तो जब वो प्रेशर कांस्टेंट होता है, उस वक्त हमें उसके नियर बाय एरिया के रिसोर्स का पता चलता है कि इसमें कितना पोटेंशियल है। कोहार्ट एक बहुत मेच्योर बेसन है जिसमें बहुत अरसे से कंपनीज काम कर रही हैं। एक रीसेंट डिस्कवरी जो हंगेरियन ऑयल मोल कंपनी है, उन्होंने बिलीटांग वेल में गैस की डिस्कवरी की, जिसमें ओजीडीसी, माड़ी एनर्जीज, जीएसपीएल ये पार्टनर्स हैं। तो कोहार्ट में अभी बहुत से ऐसे रीजंस हैं जहां पे ऑयल एंड गैस की डिस्कवरीज अनड्यू है। और जिस तरह हम नई टेक्नोलॉजी को हमारी ऑयल एंड गैस कंपनीज यूज कर रही हैं, इसके बुरे कार्ड लाते हुए हम देख सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में हम इस टारगेट को मीट अप कर सकते हैं, क्योंकि सिंध में और इसी तरह पंजाब प्लेटफॉर्म एक ऐसा एरिया है जहां पे अभी कुछ कंपनीज जो हैं वो वेल ड्रिल करने जा रही है, जहां पे पहले कोई मेजर डिस्कवरी नहीं हुई थी। आपको मैं बता दूं, जो फोर्टाबास के पास के एरिया है, ये वो एरिया है जो कि इंडिया के साथ हमारा थर पार्कर लगता है। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज काम कर रही हैं। और तीसरा एरिया जो हमारे पास है वो ऑफशोर का है। तो कोहार्ट अभी कुछ अरसे से, गुज़श्ता 4-5 माह से मुसलसल डिस्कवरीज दे रहा है। और ये क्रेडिट जाना चाहिए पाकिस्तान की स्टेट ऑन कंपनीज को, जो न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए नए हाँ जी। लेकिन अब्दुल्ला नान साहब, थोड़ा सा आपने क्योंकि गैर मुल्की कंपनियों की बात की, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि यूके से भी कोई कंपनी आ रही है और सैफ फ्यूल जो है वो उस पे कोई काम हो रहा है। ये तो हमें समझाइए, सैफ फ्यूल है क्या और इससे क्या फायदा होगा? बिल्कुल, सैफ फ्यूल कहते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ये जेट फ्यूल होता है और पूरी दुनिया में हमारे जितने भी जेट फ्यूल्स हैं, तो आपको बताता चलूं, जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके तहत 2030 के बाद जितना भी फ्यूल है जेट फ्यूल, उसको सैफ फ्यूल खत्म कर लेगा। स्टैंड फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। और आपको बताता चलूं कि इसमें जो ग्लोबली कार्बन की एमिशन वो बहुत कम होती है और इसके कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर वेस्ट है, क्योंकि सैफ फ्यूल बनता ही एग्रीकल्चर वेस्ट से है, जिसमें हमारे पास वेजिटेशन वेस्ट है, फ्रूट वेस्ट है, बहुत सी तरह की इस तरह की वेस्टेज है। सो वन ऑफ द लीडिंग कंपनी जो कि पाकिस्तान नेक्स्ट वीक विजिट कर रही है, और उसमें सबसे खुशाइन बात है कि वो जो चीज़ ऑफर कर रहे हैं कि दे से कि हम 100% इन्वेस्टमेंट दे विल इन्वेस्ट इन पाकिस्तान फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। तो अगर इस तरह के इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में आती हैं और जीरो टेक शेयर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेते हैं और इस तरह के इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो एक ये बहुत बड़ा सेकेंडरी सोर्स है, जो कि आजकल जो रीजनल कंडीशन बनी हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि जेट फ्यूल की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारी जो ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग स्ट्रक्चर है उसमें, उस चेन में हम शामिल हो सकते हैं। जो एयरलाइन नेट जीरो कमिटमेंट्स हैं वो हम मीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में अब बहुत सी प्राइवेट एयरलाइंस भी बन रही हैं। एनवायरमेंटल रेगुलेशन को मीटअप करते, उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अगर हम सैफ फ्यूल को इस्तेमाल करते हुए सस्टेनेबल कार्बन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक का जो लोन है जिसपे 5 to 6% हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो विद 1% इंटरेस्ट हम इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसमें पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारा तमाम एग्रीकल्चर वेस्ट जो कार्बन एमिशन है वो बिल्कुल जाया जाती है। तो एक बहुत बड़ी फर्म है, और इसी तरह की अगर कंपनीज पाकिस्तान में है तो ये सस्टेनेबल वे में बहुत खुशाइन बात होगी। सस्टेनेबल वे होगा सर। बहुत खुशाइन है कि पाकिस्तान के पास पेट्रोलियम ज़खायर भी हैं, फिर पाकिस्तान मजीद डिस्कवरीज भी कर रहा है। अभी अब सिंध की बात कर रहे थे, हम केपी की बात कर रहे थे कि वहाँ पे ज़खायर मौजूद हैं और ज़खायर तलाश कर लिए गए हैं। सर ये बताइएगा, अब तो काबीना कमेटी की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है कि मुल्क में तेल और गैस के ज़खायर तसल्ली बख्श तौर पर मौजूद हैं, और जो एक खदशा था कि तेल और गैस की कीमतें आने वाले दिनों में मजीद महंगी होने जा रही हैं, शायद वो खदशा अब दूर होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, इसका मतलब है कि अब तेल और गैस महंगा नहीं होगा आगे जाके? देखें, ये जो कैबिनेट डिवीजन की जो हमारे औरंगजेब साहब हैं, जो कि इस पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, क्योंकि जब हमारे ऑफ टेक एग्रीमेंट्स होते हैं वो गल्फ कंट्रीज के साथ, क्योंकि हमारा जो क्रूड ऑयल है वो गल्फ से आता है, और उसमें दूसरा पॉइंट ये कि जो हमारी रिफाइनरीज का स्ट्रक्चर है वो लाइट हाइड्रोकार्बन है। अभी आपने कुछ अर्से पहले देखा कि जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो कुछ कंट्रीज ने रशिया से ऑयल लिया, और ये क्वेश्चन हुआ कि पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता। तो उसमें उसका आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताता चलूँ कि बेसिकली हमारी जो रिफाइनरीज हैं
उनका जो बिल्ट इन स्ट्रक्चर है वो लाइट ऑयल के ऊपर है। लाइट ऑयल में ये होता है कि हमारे पास जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट होती है और हम इजीली उसको कवर कर लेते हैं, जितनी भी हमारे पास रिफाइनरीज हैं। तो जब ये ऑफ टेक एग्रीमेंट होते हैं ये मंथ एंड ईयर्स के होते हैं। सो अभी तो पाकिस्तान के पास ऑयल पड़ा हुआ है और ये बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का डिसीजन है कि अभी इनिशियली फर्दर प्राइसेस इंक्रीज नहीं होगी, और ये जो नई डिस्कवरीज हैं, अगर इस तरह की छोटी छोटी डिस्कवरीज मिले तो ये होपफुली एज अ पॉजिटिव वाइब आने वाले टाइम में हम इसको इंशाल्लाह मीटअप करेंगे। लेकिन सर इस वक्त अगर आप देखें तो अल जजीरा के मुताबिक तो तवानाई के जो माहिरीन हैं पूरी दुनिया में वो तो लोगों को ख़बरदार कर रहे हैं कि अगर आबनाए होम्स जो हैं वहाँ पे उसका मामला हल ना हुआ तो पूरी दुनिया में एक ऐसा तवानाई का बहरान होगा जिसका सामना जो है दहाइयों तक करना पड़ सकता है। तो आप क्या समझते हैं, इससे दुनिया में कसाद बाजारी जो है वो बढ़ेगी नहीं? बिल्कुल रियलिस्टिकली जो दुनिया का मेजर ऑयल क्रूड ऑयल है वो गल्फ कंट्री से आ रहा है, और जो स्टेट ऑफ हार्मूज है याकूब साहब, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखें अभी अगर आपको मैं ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ दूं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ऑयल की शॉर्टेज है, और वो क्योंकि ये एक ऐसा जो स्टेट ऑफ हार्मूज की जो बंदिश है इसका ग्लोबल मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। अ सॉर्ट ऑफ जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। तो अगर खुदा न खास्ता ये मामला लिंगर ऑन कर जाता है तो इसमें डेफिनेटली तमाम के तमाम जो कंट्रीज हैं वो इससे इफेक्ट होंगी, क्योंकि जो नॉर्वेजियन ऑयल है या नॉर्थ सी की कैपेसिटी है वो इतनी मीटअप नहीं कर पाती। तो मेजर जो शेयर है ग्लोबली वो स्टेट ऑफ हार्मूज और गल्फ कंट्री से जाता है। तो डेफिनेटली अगर ये लिंगर ऑन करता है तो ये एक ड्रास्टिक न्यूज़ हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा तमाम कंट्रीज के लिए जो कि इस फ्यूल के ऊपर डिपेंड करते हैं। सर अभी आप आबनाए होर्मुज़ की बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है अगर उसकी बंदिश रहती है तो ग्लोबली इसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी बड़ा आएगा और इसके ज़ेरे ज़ाहिर है बहुत सारे ममालिक आएंगे, ज़ेरे असर आएंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि फिर ऐसे में क्या हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है? ज़ाहिर है एक ऑल्टरनेटिव तो बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अभी हम रूस की भी बात कर रहे थे कि कुछ ममालिक रूस से तेल ले रहे थे, तो उस पर आप बताइएगा कि क्या होगा आने वाले दिनों में फिर? देखें ज़ैनब, अल्टरनेटिवली तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अगर ऐसी बंदिश रहती है तो हमें बेसिकली अपने जो यूजेस है उसको कट शॉर्ट करना पड़ेगा। जैसे स्मार्ट लॉकडाउन किया, हम उसको 100% कवर तो नहीं कर सकते। इनिशियली जो हम बीइंग पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये स्टेप कर सकती है कि हम अपने अननेसेसरी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कम करें। दूसरा, हमें फिर नियर बाय मार्केट में देखना पड़ेगा कि अगर हमें गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके थोड़ी सी हायर प्राइस पे उसको नियर बाय अदर मार्केट से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने तो इंडिजीनियस ज़खायर पाकिस्तान में नहीं है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से हमें कोई नई खेप नहीं आती तो हमें भी डेफिनेटली नियर बाय मार्केट में जाना पड़ेगा, और उसके लिए गवर्नमेंट को सब्सिडाइज फ्रॉम दी फंड्स ऑफ पाकिस्तान वो हमें लेना पड़ेगा। और हम नहीं करते तो ये एक क्वेश्चन मार्क होगा कि हम फिर सस्टेनेबल कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो तमाम का तमाम हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो फ्यूल के ऊपर चलती हैं। तो ये एक ऐसा डिसीजन इसको गवर्नमेंट को बिफोर टाइम फोर्सी करना पड़ेगा और इसको देखते हुए मैनेजेबल कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, कुछ स्मार्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, यूजेज जो है उसको कम करना पड़ेगा ताकि आने वाले दिनों में इस बहरान से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हन्नान, ग्लोबल माइनिंग एंड मिनरल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इसी से के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।